हाय, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी इमरान खान। आज इस वीडियो लेसन का आगाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से करने जा रहा हूं और ये एमसीक्यूज है ग्राफ पर मुश्तमिल। ये ग्राफिकल एमसीक्यूज है और ये वो एमसीक्यूज है जो एक बार एमडी कैट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। हमारे पास वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द चेंज इन सबस्ट्रेट इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन है जिसको कैटालाइज कौन कर रहा है? एंजाइम। उस रिएक्शन के अंदर चेंज इन सबस्ट्रेट को शो करने वाला ग्राफ कौन सा है? एक अल्फा ग्राफ हमारे पास ये है, बीटा ग्राफ ये है, चार्ली ग्राफ ये है और डेल्टा ग्राफ ये है। अब याद रखना, अब हमें यह पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा टाइम के साथ क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यहां से एक हिंट तो मुझे पहले ही मिल गया कि ये बाकी सारे रिएक्शन जो हैं, बाकी सारे ग्राफ, उसमें देखें रिएक्शन रेट लिखा हुआ है, वो रिएक्शन रेट को शो कर रहे हैं। सारे ग्राफ जो क्या वो रिएक्शन रेट को शो कर रहे हैं। सिर्फ एक ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस पर उसने रिएक्शन रेट नहीं शो किया। लिहाजा एक आइडिया तो मुझे यहां से मिल गया कि ग्राफ तो अल्फा ऑप्शन ही होगा, लेकिन अगर यहां पर रिएक्शन रेट ना लिखा होता तो फिर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते? फिर हम देखते हैं, चूंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते जाएंगे, किस में? सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में। सो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी एज द टाइम विल प्रोसीड ऑन। जैसे रिएक्शन आगे चलेगा तो सबस्ट्रेट डिक्रीज होते जाएंगे। इसलिए हमेशा अगर किसी चीज की आपने डिक्रीजिंग जो कंसंट्रेशन को शो करना है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं आप इसकी, तो इसके लिए डाउनवर्ड कर्व यूज होता है। कर्व हमेशा ऊपर से नीचे है, शुरू ही कहां से होगा? ऊपर से। सो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब टाइम 0 था तो सबस्ट्रेट क्या थे? यहां पर मैक्सिमम, हमें नहीं पता कितने। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एक्स एक्सिस पर आप देखें टाइम गुजरता जा रहा है, सबस्ट्रेट कम होते जा रहे हैं। सो ये पॉइंट है कि चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमेशा जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज। सो ग्राफ विल डिक्रीजिंग कर्व विल बी द ग्राफ दैट शोइंग चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बाकी ग्राफ नहीं हो सकते चूंकि वो इंक्रीजिंग जो हमारे पास कर्व के साथ हैं वो अपवर्ड कर्व के साथ हैं। डाउनवर्ड कर्व जो होता है इट एक्चुअली शो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। बाकी ग्राफ को भी देख सकते हैं, ये किसके हो सकते हैं? याद रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? एंजाइम पर। अगर एंजाइम अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो बीटा ग्राफ एक्चुअली शो रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एंड effect of enzyme concentration. So which graph show an effect of enzyme concentration and enzyme catalyzed reaction? बीटा ऑप्शन होगा। Which graph? अब टेम्परेचर से हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर में जो एक बेल शेप ग्राफ हासिल होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फिर वो मैक्सिमम ऑप्टिमम हो जाएगा टी ऑप्टिमम पर, फिर डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बेल शेप आपको ग्राफ मिलेगा ना, ये एक्चुअली ग्राफ शो करेगा टेम्परेचर। एक बार ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। तो विच ग्राफ शो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन? वो ग्राफ कौन सा होगा? चार्ली। इस तरह का ग्राफ जो एक बेल शेप होगा। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि यहां पर आप देखें कि बेल प्रॉपर बेल नहीं है, वो एक्चुअली बहुत ही एक नैरो किस्म की बेल बनी हुई है। और अगर कोई बेल नैरो बनी हुई है तो ये हमेशा पीएच का ग्राफ होगा, चूंकि पीएच सिर्फ एक नैरो रेंज में ही काम करती है। अगर किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच 7 है तो वो 6 to 7 या 7 to 8 यहां पर ही सेफ फंक्शन करेगा। बाकी इससे पहले वो एक्सट्रीम चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगी, इनएक्टिव हो जाएगी। इसलिए जो पीएच वाला ग्राफ होगा वो हमेशा एक नैरो किस्म की बेल बनेगी। तो ऐसा ग्राफ आपको कहीं भी नजर आएगा, एक्चुअली इट शो पीएच। सो ये 4 एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शो किए। अल्फा ऑप्शन एक्चुअली चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। बीटा इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ एंजाइम concentration on enzyme catalyzed reaction. Charlie is the effect of temperature and delta is effect of pH. So ये 4 एमसीक्यूज आपको किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट में आ सकते हैं। तो यहां तक ये जो ये कंसेप्ट है खत्म होता है।
अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 में यही टॉपिक के इन टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। आज जो हम टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम का डिस्कस करेंगे वो यही होगा, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी एंजाइम अपना काम हमेशा, अगर एक एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर रही है तो सिर्फ सुक्रोज को ही कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये होता है स्पेसिफिक इन एक्शन। अब वो स्पेसिफिक एक्शन किस वजह से है? अपनी स्पेसिफिक शेप की वजह से है, अपनी ज्योमेट्री की वजह से है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनती है, वो 3 डायमेंशनल जो ग्लोबुलर शेप है उसकी, उस वजह से वो स्पेसिफिक है। सो कोई भी फैक्टर जो शेप और ज्योमेट्री ऑफ एंजाइम को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी शेप चेंज कर सकता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है, एक्चुअली एनी फैक्टर दैट कैन alter the shape of an enzyme actually is the factor affecting enzyme action। जो शेप को बेस्ट बनाएगा, उसकी ऑप्टिमम बनाएगा, तो वो रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज कर रहा होगा। जो शेप को डिस्टर्ब करेगा, अपनी ऑप्टिमम ज्योमेट्री से दूसरी तरफ लेके जाएगा, तो वो डिक्रीज करेगा। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? अल्फा एंजाइम कंसंट्रेशन हो सकती है, बीटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकती है, चार्ली पीएच हो सकती है, इसी तरह से टेम्परेचर हो सकता है, इनहिबिटर हो सकते हैं और एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहां से कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट लिसन केयरफुली, बी अटेंटिव। यहां से कंसेप्ट जो आपको मिल सकता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, all of the following factor may increase or decrease rate of reaction except, ये हमेशा डिक्रीज करेंगे। क्लियर? अब बिलखसूस इनहिबिटर हमेशा डिक्रीज करेगा, इनहिबिटर हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड प्रोडक्ट भी हमेशा डिक्रीज करेगा अगर ये इंक्रीज हो रहा है। तो सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम करने से कम हो जाएगा। सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम करने से कम हो जाएगा। पीएच को ऑप्टिमम की तरफ ले जाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ऑप्टिमम से दूर ले जाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। टेम्परेचर को ऑप्टिमम की तरफ लेके जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ऑप्टिमम से दूर लेके जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सो ऑल दिस फैक्टर कैन चेंज, कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट इनहिबिटर। हमेशा इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज। इनकी मौजूदगी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगी। और एंड प्रोडक्ट होता है जब भी ये एक्सेस में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये फीडबैक इनहिबिशन कॉज करता है। सो पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन क्या है? वन एंजाइम, एक्चुअली जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या है? वन एंजाइम actually is specific for one substrate and it convert that substrate into enzyme substrate complex and then this enzyme is released unaltered and product is formed। यानी एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकती है एक वक्त में। इसलिए अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, यानी सबस्ट्रेट की कमी नहीं है और इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन लो है, मतलब क्या है? यानी अगर हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है? एन है, लाखों करोड़ों के हिसाब से है, और शुरू में सब एंजाइम क्या है? जीरो है, तो रेट एंजाइम के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज लो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या होनी चाहिए? एंजाइम मस्ट बी, आगे मैंने लिखा हुआ है, लेस देन सबस्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए, अगर एंजाइम पहले ही सबस्ट्रेट से ज्यादा है, सबस्ट्रेट कितने हैं? 10 हैं, एंजाइम पहले कितने? 12, तो 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं ना प्रोडक्ट में। अब बेशक 12, 14, 100 एंजाइम डाल देंगे, आपको रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम तो वापस पीछे आ जाएगी, लेकिन सबस्ट्रेट चूंकि 10 थे वो 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसलिए याद रखना, ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। ये कंसेप्ट होता है जो आपको नहीं बताया जाता, जो आपको पता नहीं होता या बताया जाता आप उसको समझते नहीं है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन इफ, आगे ऑप्शन हो जाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज लेस देन सबस्ट्रेट। और बाकी फैक्टर क्या आने चाहिए?
ये रेट हमेशा डायरेक्टली डिपेंड तभी करेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम चल रहा हो। टेम्परेचर को चेंज करने से, अगर आपने टेम्परेचर ही माइनस में रखा हुआ है तो बेशक एंजाइम बढ़ाते जाए, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो बाकी फैक्टर आपको ऑप्टिमम रखने पड़ेंगे, पीएच आपको ऑप्टिमम रखने पड़ेगी, सबस्ट्रेट आपको अनलिमिटेड रखने पड़ेंगे, यानी कि उनकी कमी नहीं आनी चाहिए। सो यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, rate of an enzyme catalyzed reaction depend directly on enzyme concentration when, आगे ऑप्शन ये हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे फैक्टर, ये सारी कंडीशन फुलफिल आनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट लिमिटेड है, सबस्ट्रेट कितने हैं, 10 हैं, इसको कहते हैं आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन। अगर तो अनलिमिटेड है फिर रेट बढ़ता ही रहेगा, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट क्या है, लिमिटेड है, पहले ही 10 हैं, तो इसको कहेंगे आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन। क्या होगा, आप एक एंजाइम डालेंगे, अगर एक एंजाइम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 प्रोडक्ट पर सेकंड। दो डालेंगे, 2 प्रोडक्ट, क्योंकि 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट को 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 एंजाइम डालेंगे, 3 सबस्ट्रेट 3 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 सबस्ट्रेट 4 प्रोडक्ट, 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट 5 प्रोडक्ट। 10 तक ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप। क्यों स्टॉप हो जाएगा, सबस्ट्रेट ही तो 10 है ना, सबस्ट्रेट खत्म हो गए, एंजाइम तो वापस रीयूज हो सकेंगे लेकिन सबस्ट्रेट तो नहीं दोबारा बनेगा ना। तो इसलिए याद रखना, इफ एट आफ्टर सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, the rate of reaction will not depend upon this increase। फिर आप अगर एंजाइम को बढ़ाएंगे भी तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली तभी करेगा जब सबस्ट्रेट की कमी नहीं है। अब हम आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। अब हमने क्या करना है, एंजाइम चेंज करनी है, सर एंजाइम को कांस्टेंट रखना है और सबस्ट्रेट चेंज करने हैं। जब एंजाइम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखा था, बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखा था, हमने एंजाइम के नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज किया था। अब हम एंजाइम के नंबर को नहीं छेड़ेंगे, हम सबस्ट्रेट को छेड़ेंगे। सो ये भी ये वही कंडीशन है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर बाकी कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम एंजाइम क्या है, वो अनलिमिटेड हैं। सो ये इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन depend directly upon substrate concentration if initial substrate are less than, initial substrate are actually substrate are less than enzyme। अगर सबस्ट्रेट पहले ही एंजाइम से ज्यादा हैं तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है 20, एंजाइम है 10, सबस्ट्रेट आप 40 कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि एंजाइम ही 10 है। तो वही कंडीशन के रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट अवेलेबल, सबस्ट्रेट कितना मौजूद है। 10 सबस्ट्रेट हैं, 10 रेट ऑफ रिएक्शन होगा। 20 सबस्ट्रेट हैं तो 20 प्रोडक्ट पर सेकंड बनेंगे। 40 हैं तो 40 प्रोडक्ट पर सेकंड बनेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन ऑल दिस फैक्टर आर ऑप्टिमम। सो आप देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम बहुत ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 एंजाइम पड़ी हैं, ठीक है, 5 एंजाइम पड़ी हैं, सबस्ट्रेट एक है तो एक सबस्ट्रेट को ये वाले एंजाइम ने बाइंड कर लिया, एक प्रोडक्ट बनेगा पर सेकंड। 2 सबस्ट्रेट हैं तो 2 सबस्ट्रेट को वो पकड़ेगा, 2 प्रोडक्ट पर सेकंड बनेंगे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन 5 तक बढ़ता ही रहेगा। अब हम देखते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट का क्या मतलब है। बेटा सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट का मतलब यह है कि एक्टिव साइट सारी भर चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। और एक्टिव साइट किस से फिल हो चुकी हैं, सबस्ट्रेट से फिल हो चुकी हैं। ये सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कब होगी, जब एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, लिमिटेड होगी। अगर तो एंजाइम क्या है, अनलिमिटेड है, तो कभी सैचुरेशन अचीव नहीं होगी। सो वी obtain saturation of active site at which one of the following condition when enzyme are limited। अगर एंजाइम अनलिमिटेड हैं तो कभी भी, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, कभी भी सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट अचीव नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, देखें अगर एंजाइम लिमिटेड है, 5 हैं, 1 2 3 4 5, इस स्लाइड पर गौर करें, ये 5 एंजाइम है। आप अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, 2 सबस्ट्रेट डालेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। 3 सबस्ट्रेट डालेंगे तो 3 एंजाइम फ्री हैं, तीनों उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। 4 सबस्ट्रेट डालेंगे तो 4 एंजाइम इसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में बदलेंगे। 5 सबस्ट्रेट डालेंगे तो चूंकि 5 एंजाइम है तो 5 एंजाइम 5 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन क्या होगा,
अगर हम सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा डाल देते हैं, ये देखें बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट पड़े, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट पड़े, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सारे सबस्ट्रेट तो यूज नहीं होंगे। सबस्ट्रेट आपके पास से फॉर एग्जांपल 20 पड़े, एंजाइम कितनी पड़ी हैं? 5 पड़ी हैं। तो आपको पता है कि कितनी एंजाइम बाइंड कर सकती हैं? 5 एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को पकड़ेंगी? 5 सबस्ट्रेट को। प्रोडक्ट पर सेकंड कितने बनेंगे? 5 प्रोडक्ट और 5 एंजाइम फिर क्या हो जाएंगी? फ्री। 1 सेकंड गुजर गया, फिर ये 5 एंजाइम वापस आएंगी, रिमेनिंग 5 सबस्ट्रेट को पकड़ेंगी और 5 प्रोडक्ट में दूसरा सेकंड गुजर गया, तो हर सेकंड में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 5 ही। क्यों 5 से ज्यादा नहीं बन सकते? चूंकि वो सारी एंजाइम तो फिल हो चुकी है। बाकी सबस्ट्रेट बेशक मौजूद हैं, लेकिन बिकॉज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फुली ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगा। सो इफ एंजाइम आर 10, the rate of reaction will become constant at which substrate concentration? जैसे ही सबस्ट्रेट कितने हो जाएंगे? 11, तो 10 के बाद वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। 10 तक बढ़ेगा और 10 के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर 10 सबस्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। तो ग्राफ पहले ऊपर जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन वहां पर होगी जहां पर सबस्ट्रेट और एंजाइम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो याद रखना, अगर एंजाइम क्या है? लेस देन सबस्ट्रेट है, तो फिर सबस्ट्रेट एंजाइम को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर एंजाइम क्या है? ग्रेटर देन सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर एंजाइम पहले ही ग्रेटर देन सबस्ट्रेट है, फिर सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर सैचुरेशन आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखें रेट ऑफ रिएक्शन वाई डायरेक्शन पर है, एक्स डायरेक्शन पर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शो की है। ये हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है एंजाइम की लिमिटेड वैल्यू। सिर्फ मैं कहता हूं ये 5 है, ये हमारे पास जो लिमिटिंग पॉइंट है एंजाइम का वो 5 है, 5 एंजाइम है। तो एक सबस्ट्रेट डाला, रेट ऑफ रिएक्शन 1 होगा। 2 सबस्ट्रेट डाले, 2 होगा। 3 डाले, 3 होगा। 4 डाले, 4 होगा। 5 डालेंगे तो 5 होगा। छठा सबस्ट्रेट डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 5 ही रहेगा, क्योंकि एट अ टाइम 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट कोई। तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ? एंजाइम बिकम इक्वल टू सबस्ट्रेट हो गई। तो दिस पॉइंट वेयर all active site of enzyme are occupied by substrate is called point of saturation या saturation of active site. So ये आपने देखा है कि पहले 2 फैक्टर किस तरह से एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। और एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सबस्ट्रेट एंजाइम को दुगना करने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगना होगा अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या है? 1 फोल्ड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, तो एंजाइम को 2 फोल्ड करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। तो फॉर एवरी डबलिंग ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल इफ सबस्ट्रेट इज अनलिमिटेड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल साबित होगी और उन तमाम दोस्तों को, कोलीग का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो चैनल में वीडियो को देखते भी हैं और फिर कमेंट भी करते हैं और फिर आगे इनको प्रमोट भी करते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स कोलीग तक ये वीडियो जरूर शेयर किया करें या लिंक जरूर शेयर किया करें जो कि इल्म के प्यासे हैं, कहीं से भी इल्म लेना चाहते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।